हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक के अंडर नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म के साथ। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, डिफरेंट फॉर्म्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब अगर हम नंबर की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी स्पीशीज हम अब तक डिस्क्राइब कर चुके हैं, सो दैट इज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, दैट इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। दोनों तरह से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन एंड 1.7 to 1.8 मिलियन। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम एरिया इंक्रीज करते जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इसको हम समझ सकते हैं। अगर अभी आप अपने रूम में देखोगे तो आपके रूम में या तो आप होंगे, आपके साथ आपका पेट हो सकता है, या कोई एक प्लांट, इंडोर प्लांट आपने रखा हो सकता है। बट अगर आप एक पूरी सिटी कंसिडर करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे। अगर उसको भी एरिया और ज़्यादा इंक्रीज कर दो, पूरा जंगल ले लो, पूरा ओशन ले लो, तो और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बेटा इंक्रीज करती है। दैट इज बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स, insects, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. That is bacteria. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, biodiversity is directly proportional to the area. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity, or the number and types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो ये बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती रहती है, मतलब न्यू स्पीशीज हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ऑल्दो इसमें से काफ़ी सारी एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं, एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी लॉस हो रहा है, जिसके बारे में बेटा हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखना। अब नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है? तो जैसे अगर हम हमारा ही एग्जाम्पल लें, हमारा घर में कुछ और नाम होगा, हमारे फ्रेंड्स हमें किसी और नाम से बुलाते होंगे, डॉक्यूमेंट्स में हमारा कुछ और नाम होगा, और हमारे रिलेटिव्स हमें किसी और नाम से जानते होंगे। तो सपोज हर जगह से एक एक इंसान आया और वो बात कर रहा है, और सब वो नेम यूज कर रहे हैं जिस नाम से वो लोग आपको बुलाते हैं। तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि किसी को आपका एक्चुअल नेम पता ही नहीं होगा। सिमिलरली कुछ वेजिटेबल्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द पंपकिन, पंपकिन को कुछ लोग बोलते हैं पेठा, कुछ बोलते हैं सीताफल, कुछ बोलते हैं कद्दू। तो अब 3 लोग हैं, एक बोल रहा है सीताफल, एक बोल रहा है कद्दू, एक बोल रहा है पेठा। तो वो तीनों लोग बात तो एक ही चीज के बारे में कर रहे हैं, बट उनके जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, विच कैन कॉज कंफ्यूजन। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिस नाम से वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो वो उसका एक यूनिवर्सल नेम हो जाता है।
समझ गए, पढ़ लेते हैं इसको। सो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों जरूरी है ये? अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई कर पाए। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनका अलग अलग लोकल नेम हो जाएगा जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब हमने बोला नॉमेनक्लेचर में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नेम प्रोवाइड कर देंगे जिस नाम से वो यूनिवर्सली जाना जाएगा। तो अब ये नेम हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, कैसे होगा नॉमेनक्लेचर? तो बेटा नॉमेनक्लेचर होता है अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, established principles and criteria। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी का नाम रखने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए हमारे पास है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देन कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर of cultivated plants. Then for bacteria it is international code for nomenclature of bacteria, that is ICNB। और viruses के लिए इसको लिख लेते हैं बेटा, that is ICNB। और for viruses it is international code for virus classification and nomenclature, that is ICVCN। समझ गए? इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है कि किसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम रखते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव एम्स क्या है नॉमेनक्लेचर के? फर्स्ट, ईच ऑर्गेनिज्म शुड हैव ओनली वन स्टैंडर्ड नेम। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दुनिया के हर कोने में उस इंसान को वही नाम याद आना चाहिए जो उसका साइंटिफिक स्टैंडर्ड नेम है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सेम नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और एक ही नाम के दो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। जैसे आप लोगों का हो जाता है ना, एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, चलिए इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Confusion ही रहेगा वहाँ पे। Hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. वरना तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने नाम तो याद कर लिया है बट हमें पता ही नहीं है कि किस ऑर्गेनिज्म का नाम है। So this is known as identification. Clear? In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBN. You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, that is ICZN. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name to avoid all the confusions. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. Clear? अब पढ़ते हैं बेटा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। बायनॉमियल
नाम से ही में पता चल रहा है, एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम टू कंपोनेंट, बाय मतलब टू कंपोनेंट्स की हेल्प से रखते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स, ये आइडिया प्रपोज किया था बेटा गैस्पर्ड बॉहेन, या उनको हम बोलते हैं कैस्पर बॉहेन ने, और इसको डिस्क्राइब किया था, इसके लिए रूल्स हमें दिए थे कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बोला कि टू कंपोनेंट्स होंगे एक ऑर्गेनिज्म के नेम में, तो यहाँ पर वो टू कंपोनेंट्स क्या होंगे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक बच्चे का नाम है रिया शर्मा, तो हर फर्स्ट नेम इज रिया एंड सेकेंड नेम इज शर्मा, तो इस पूरे नाम में दो कंपोनेंट्स हैं, first name is Riya and second name is Sharma, that is first component is Riya and second component is Sharma। तो वैसे ही यहाँ पे first component is generic name and second component is specific epithet। for example mango का scientific name होता है बेटा Mangifera indica, Mangifera is the name of genus and indica is the name of species। क्लियर, चलिए अब इसके रूल्स की बात करते हैं। अगर हम इसके यूनिवर्सल रूल्स की बात करें तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसमें से आपको 4 ही पढ़ने हैं कि जो भी नाम होगा वो लैटिनाइज्ड और इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, यानी नाम हम हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं। क्यों लेते हैं लैटिन लैंग्वेज से? बिकॉज बेटा लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी लैटिन यूज नहीं कर रहा है। अब इंग्लिश तो सभी यूज करते हैं, तो इंग्लिश में टाइम के साथ मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, पर अगर लैटिन कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यानी जो नाम हम रखेंगे वो यूनिवर्सल हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, और जब भी प्रिंट करते हैं साइंटिफिक नेम तो वो हमेशा इटैलिक्स में ही प्रिंट होता है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जीनस का नाम होगा और सेकंड कंपोनेंट हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जब हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होंगे साइंटिफिक नेम्स, तो हम जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में लिखेंगे। जब भी हम जीनस और स्पीशीज का नाम लिखेंगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में बताया गया है, Mangifera indica, Mangifera is the name of genus and indica is the name of species। इटैलिक्स में लिखा है, एम कैपिटल है, आई स्मॉल है, और जब मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा है तो मैंने दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। ठीक है, देन अगर हमें पता है कि ये स्पीशीज एक पर्टिकुलर ऑथर ने डिस्क्राइब की है तो उनका नाम हम साइंटिफिक नेम लिखने के बाद शॉर्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने बताया है आपको Mangifera indica linnaeus, तो यहाँ पर Mangifera indica की ये स्पीशीज कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब करी थी, तो वो बताने के लिए साइंटिफिक नेम के आगे शॉर्ट में LINN लिखा हुआ है। क्लियर, ओके। नाउ अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की, ये क्या है? तो बेटा सपोज अगर हम एक नाम देने वाले हैं किसी स्पीशीज को, तो सपोज एक ही नाम हमने 2 स्पीशीज को दे दिया, तो अब हमने तो बोला है कि एक नाम हम एक ही स्पीशीज को देंगे, तो कैसे डिसाइड होगा? तो जो भी स्पीशीज पहले डिस्क्राइब हुई है उसी को वो नाम दिया जाएगा, या फिर अगर हम एक ही स्पीशीज के 2 नाम रख देते हैं तो वही नाम माना जाएगा जो पहले रखा गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी 1753 के बाद, 1753 में ही सारे रूल्स आए थे, उसके बाद से जो हो रहा है पहले उसी को माना जाएगा। तो सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया था कैस्पर बॉहेन ने इन द बुक पाइनेक्स इन द ईयर 1623, और प्रिंसिपल्स दिए थे कैरोलस लीनियस ने फिलोसफिया बोटानिका में इन 1751। प्लांट्स की कैरोलस लीनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम बुक में 1753 में 5900 स्पीशीज डिस्क्राइब करी हैं, और एनिमल्स की कैरोलस लीनियस ने ही अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे में 1758 में 4326 स्पीशीज डिस्क्राइब करी हैं। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लें। सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज 2 components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with 2 components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a 2-word format was found
convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. देख रहे हो यहाँ पे प्रिंट हुआ तो italics में प्रिंट हुआ है. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represent the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. First, biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. कहीं पर भी species describe हुई हो उसका नाम हम हमेशा Latin से ही लेंगे. The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. First word हमेशा genus represent करेगा और second component हमेशा specific epithet represent करेगा. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. तो हम इन्हें separately underline क्यों करते हैं या फिर italics में क्यों print करते हैं, ताकि हम बता सकें कि ये नाम Latin language से लिया गया है. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, Mangifera का M कैपिटल और Indica का I small. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. For example, Mangifera indica Linnaeus. Linnaeus के लिए short में लिखा है LINN. It indicates that this species was first described by Linnaeus. Clear बेटा? चलिए अब एक और नॉमेनक्लेचर सिस्टम की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट नीट में पूछ लिया जाता है. दैट इज ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. नाम से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे हम नेम में कितने कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे, 3 कंपोनेंट्स. दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड. इसमें फर्स्ट कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट एंड थर्ड सब स्पेसिफिक नेम यानी वेराइटी का नाम. इसके एग्जांपल है ब्रासिका ओलेरेसिया जिसकी वेराइटी है बोट्राइटिस. ये साइंटिफिक नेम है कॉलीफ्लावर का. ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटेटा जिसका कॉमन नेम है कैबेज. ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी काउलोरापा जिसका कॉमन नेम है नॉलकॉल. समझ गए? ओके. देन एक चीज बात करते हैं हम टॉटोनिम और ऑटोनिम की. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ पॉलीटिपिक जीनस. पॉली मतलब बहुत सारे. सो द जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज इज नोन एज पॉलीटिपिक जीनस. टॉटोनिम क्या होते हैं? टॉटोनिम जिसमें जीनस और स्पीशीज का नेम सेम होता है उसको हम बोलते हैं टॉटोनिम. ये प्लांट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, एनिमल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं. एग्जाम्पल रैटस रैटस यानी रैट, गोरिल्ला गोरिल्ला, नाजा नाजा इज द स्नेक. देन ऑटोनिम जिसमें स्पीशीज और सब स्पीशीज यानी स्पीशीज या वेराइटी का नाम सेम होता है. ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस दैट इज क्रो, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस दैट इज टाइगर, मैग्नोलिया ऑफिसिनालिस ऑफिसिनालिस. समझ गए? ये प्लांट के लिए यूज हुआ है बेटा. ओके तो ये था बेटा नॉमेनक्लेचर सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में. तब तक ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. थैंक यू.